A set is a well-defined collection of distinct objects. Here, well-defined means that there is some distinct rule on the basis of which one can decide whether an object is in the collection or not. Now let us see the definition. Set is well-defined collection of distinct objects. सबसे पहले इतने पोर्शन पर फोकस करेंगे. What is set? Well-defined collection of distinct objects. That means collection of distinct objects. मीन्स अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को अगर हम इकट्ठा करेंगे, इकट्ठा करने के बाद उनको अगर हम एक वेल डिफाइंड नेम दे देंगे, मतलब द नेम देंगे, वो वेल डिफाइंड होना चाहिए. अगर ऐसा है तो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स जो हमने इकट्ठी की हैं उनको हम क्या बोलेंगे? सेट. Here well defined means that there is some distinct rule on the basis of which one can decide whether the object is in the collection or not. Means एक ऐसा रूल होना चाहिए ताकि जिससे हमें पता चले कि ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो वेल डिफाइंड है या. फॉर एग्जाम्पल हमने कुछ डिस्टिंक्ट मीन्स डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इकट्ठे की, जैसे साइकिल, जैसे क्रिकेट बैट, क्रिकेट बॉल, स्टम्प्स, बॉल्स, बैटिंग ग्लोव्स, बैटिंग पैड्स, ग्लास, चॉक, ब्लैक बोर्ड, साइकिल. क्या ये सारे डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं? मीन्स अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं? हाँ हैं. दीज ऑल आर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स. इसका मतलब ये हमारी डेफिनेशन के हाफ पार्ट को तो सेटिस्फाई कर रही हैं. ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं. अब ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स सेट कब बनेंगी? जब ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स वेल डिफाइंड होंगी. क्या ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स वेल डिफाइंड भी हैं? अब क्वेश्चन ये है, हमने ये देखना है कि क्या ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स वेल डिफाइंड हैं. अगर ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स वेल डिफाइंड हैं तो ये सारी की सारी ऑब्जेक्ट्स क्या बन जाएंगी? मिलकर एक सेट बनाएंगी. राइट. अब हमने देखा इन सारी की सारी चीज़ों को अगर मैं एक सिंपल नेमिंग देना चाहूँ तो हम नहीं दे सकते. बट अगर इसमें से मैंने इस गिलास को हटा दिया, चौक को हटा दिया, ब्लैक बोर्ड को भी हटा दिया, साइकिल को भी हटा दिया, बाकी हमारे पास क्या रह गया? क्रिकेट बैट, क्रिकेट बॉल, स्टम्प्स, बॉल्स, बैटिंग ग्लव्स, बैटिंग पैड. इन सब को अगर आप एक यूनिक नेमिंग देना चाहोगे तो आप इसको क्या बोल सकते हो? क्रिकेट सेट. या आप क्या बोल सकते हो इनको? क्रिकेट किट. इसका मतलब ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स को आपने एक डिफरेंट नेमिंग दी. वो डिफरेंट नेमिंग क्या थी? क्रिकेट सेट या क्रिकेट किट. इसका मतलब जब भी आप कहीं पे भी जाओगे पूरे वर्ल्ड में, कहीं पे भी अगर आप नाम लेते हो क्रिकेट सेट तो आपको क्रिकेट सेट के अंदर हमेशा वो यही चीज़ें बताएंगे. क्या? बैट होता है, बॉल है, स्टम्प्स हैं, बैटिंग ग्लव्स हैं. मीन्स जो क्रिकेट में यूज़ होने वाली चीज़ हैं, क्रिकेट खेलने के लिए यूज़ होने वाली चीज़ हैं. बट कोई इसमें आपको चॉक, ब्लैक बोर्ड्स, डस्टर वगैरह ऐसी चीज़ें नहीं बताएगा. तो दिस इज़ कॉल्ड वेल डिफाइंड. वेल डिफाइंड का मतलब है कि एक ऐसा नाम, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को एक ऐसा नाम देना और वो नाम डिफाइंड इस तरह से हो कि आप किसी के पास भी चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, वो उसको अगर आप सिर्फ वो हेडिंग बताते हो, वो नाम बताते हो, जैसे यहाँ हमने एग्जाम्पल ली क्रिकेट सेट की, वहीं से उनको क्लियर हो जाए कि हाँ ये लोग बैट, बॉल, स्टम्प्स ये चीज़ें खरीद चाहते हैं. मान लो आप कहीं पे कुछ खरीदने जाते हो, आपको क्रिकेट सेट परचेज़ करना है या क्रिकेट किट परचेज़ करनी है, तो आप उनको ये नहीं बोलते हो कि मुझे एक बैट दे दो, एक बॉल दे दो, इतनी स्टम्प्स दे दो, इतनी बॉल्स दे दो, इतने ग्लव्स दे दो. आप उनको क्या बोलते हो कि मुझे एक क्रिकेट सेट दे दो. आपने किसी भी पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी जाकर अगर आपने ये बोल दिया कि मुझे क्रिकेट सेट चाहिए तो वो आपको अपने आप ऑटोमेटिकली ये वाली चीज़ें निकाल कर देगा.
कोई भी ऐसा वर्ल्ड में भी चले जाओ, किसी भी प्लेस में ऐसे नहीं होगा कि क्रिकेट सेट के नाम पे इन चीज़ों के अलावा कोई और चीज़ आपको दे दे। तो दिस नेम इज़ वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड मीन्स हर पर्सन के लिए क्रिकेट सेट का मतलब वही होता है जो है। वेल डिफाइन को हम अगर ले मैन की लैंग्वेज में बोलें, वेल डिफाइन मीन्स एक ऐसा नाम कुछ ऑब्जेक्ट्स को दे देना जो नाम हर किसी के लिए जो वो सेम हो। ये नहीं है कि इंडिया में क्रिकेट सेट का मतलब कोई और चीज़ें हैं, किसी ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट सेट का मतलब कुछ और चीज़ें हैं, मतलब एक सिंपल नेमिंग देना। जैसे मैं सिंपल सी एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर आपको ये कहा गया कि द कलेक्शन ऑफ क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड who have played at least 5 test matches, is this a set or not? तो you will say कि हाँ ये set है। collection of, for example हमने एक example ली, the collection of cricketers in the world who have played at least 5 matches, क्या ये set है? yes, ये एक set है। हमने कौन से क्रिकेटर्स लिए? जिन्होंने कम से कम 5 मैच खेले हों वर्ल्ड में। वर्ल्ड के 5 ऐसे क्रिकेटर्स लेने हैं जिन्होंने कम से कम 5 मैच खेले हैं। इसका मतलब कौन कौन से प्लेयर यहाँ पे सिलेक्ट करोगे? ए प्लेयर सिलेक्ट करोगे जिसने कम 5 या 5 से ज़्यादा मैच खेले हैं। बी प्लेयर सिलेक्ट करोगे जिसने 5 या 5 से ज़्यादा मैच खेले हैं। सी डी ई, मतलब क्या होगा? अब वो सारे प्लेयर यहाँ पे लोगे जिन्होंने 5 या 5 से ज़्यादा सेट मैचेस खेले हैं। बट अगर कोई ए प्लेयर ऐसा है जिसने 3 या 5 से कम मैचेस खेले हैं, मतलब 3 मैच खेले हैं या 5 से कम मैच खेले हैं, तो आप उसको इसमें नहीं काउंट करोगे जो अभी आप इकट्ठे कर रहे हो एलिमेंट्स, राइट। तो इसका मतलब आपने वर्ल्ड में कोई भी इंसान, कोई भी पर्सन अगर काउंटिंग करने बैठेगा, पर्सन्स के नेम लिस्ट बनाएगा, तो वो उन्हीं प्लेयर्स के नाम लेगा जिन्होंने 5 या 5 से ज़्यादा मैचेस खेले हैं। इसका मतलब सबका आंसर क्या होगा? सेम। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर अगर हम ले मैन की लैंग्वेज में समझें कि कलेक्शन ऑफ ऑल क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड हु हैव प्लेड एट लीस्ट 5 मैचेस, अगर इसका आंसर मैं लिखूंगी तब भी वही आएगा। वर्ल्ड के किसी और कोने में बैठा हुआ पर्सन लिखेगा तब भी वही आएगा। मीन्स यू आर गेटिंग द सेम लिस्ट ऑफ नेम्स फॉर दिस कंडीशन। तो अगर आप यू आर गेटिंग द सेम लिस्ट ऑफ द थिंग्स, मीन्स अलग अलग बंदों के नेम ले रहे हो बट वो सेम है, मतलब सबकी लिस्ट सेम आ रही है, तो इसका मतलब इन सारी चीज़ों की कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे? वेल डिफाइन। वेल डिफाइन मीन्स यू आर गेटिंग, इन शॉर्ट अगर शॉर्ट में कहा जाए, वेल डिफाइन मीन्स कहीं पे भी उस क्वेश्चन का या उन चीज़ों की जब हम लिस्ट बनाते हैं, anywhere in the world you are getting the same list of things, list of names and list of anything, then that list is making a set। मान लो हमने क्या लिया? कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया, क्या ये सेट बनेगा? नो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने क्रिकेटर, आपने क्या कहा है? क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया, आपने इंडिया के क्रिकेट प्लेयर्स ले लिए। अब जो इंडिया के क्रिकेट प्लेयर्स हैं, राइट, इंडिया में काफ़ी सारे क्रिकेट प्लेयर्स हैं, ए बी सी डी, सो मैनी क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया आर देयर, राइट। बट उनमें से हो सकता है ए बहुत अच्छा खेलता हो, बी अच्छा नहीं खेलता हो, सी अच्छा खेलता हो, डी अच्छा बैट्समैन हो, ये अच्छा बॉलर हो, ये ऑलराउंडर हो, ये अच्छी फील्डिंग करता हो, ई एक ऐसा है। तो गुड प्लेयर की डेफिनेशन क्या है? गुड प्लेयर किसको बोलेंगे? गुड क्रिकेट प्लेयर किसको बोलेंगे? आपको कौन से प्लेयर लेने हैं? गुड क्रिकेट प्लेयर। मेरे को वो गुड क्रिकेट, हो सकता है कि जब मैं कलेक्ट करूं मेरे लिए गुड क्रिकेट प्लेयर क्या है? वो प्लेयर जो इंडिया में भी है और बैटिंग अच्छी है, और दूसरा जो इंडिया में क्रिकेट टीम में भी है जो हैंडसम है, तीसरा जो बॉलिंग अच्छी करता है, चौथा जो अच्छा ऑलराउंडर है। ठीक है, मेरी टीम में ये वाले एलिमेंट्स आ गए।
बट मैंने किसी और पर्सन से बात की, वो कहता है कि नहीं, मैं तो ए बॉलिंग अच्छी करता है इसलिए अच्छा है, बी बैटिंग अच्छी करता है इसलिए अच्छा है, बेस्ट क्रिकेट प्लेयर है, तो मैं इन दोनों को ही लूँगा। मेरे लिए सी और ई मेरी काउंटिंग में, मतलब दूसरा पर्सन क्या कहता है कि मेरी लिस्ट में सी और ई आप उनको नहीं मिला सकते हो, आई विल नॉट टेक सी एंड ई इन माई लिस्ट, क्योंकि जो पर्सन ऑलराउंडर है या जो भी है, अच्छी पर्सनैलिटी नहीं है या कुछ भी रीजंस वो दे सकता है, मतलब ही इज़ गिविंग सम रीजंस कि मेरी नज़र में ये 2 गुड प्लेयर हैं। मतलब इंडिया के जितने भी प्लेयर्स हैं उसमें से कौन गुड प्लेयर है ये कौन डिसाइड करेगा, हर पर्सन अपने अकॉर्डिंग सोचेगा। बट अगर हमें गुड प्लेयर की डेफिनेशन दे दी जाती, अगर हमें ये पता चल जाए कि गुड प्लेयर किसको बोलते हैं, मतलब गुड प्लेयर का मतलब यहाँ पे क्या है, गुड प्लेयर का मतलब क्या कहना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे बता सकते थे, हमारे सबके आंसर्स सेम आ सकते थे। उस केस में ये जो क्वेश्चन था एक सेट बनता। बट इस क्वेश्चन में गुड प्लेयर का जो नाम है, जो गुड प्लेयर की डेफिनेशन है, वो डिफाइन नहीं है। अगर वो यहाँ पे डिफाइन कर देता कि गुड प्लेयर किसको कहेंगे, जिसने कम से कम 10 सेंचुरीज बनाई हो, राइट, जिसने कम से कम 5 ये वाले मैच जीते हों, या जो अभी फ्रेशर है या जो फ्रेशर नहीं है, या जिसने इतने टेस्ट मैच जीते हों, कुछ भी। मतलब अगर गुड प्लेयर किसको कहते हैं, यहाँ ये चीज़ डिफाइन कर दी जाती, एक लाइन और ऐड कर दी जाती कि गुड प्लेयर क्या है, जिसने 10 मैचेस खेले हैं या कुछ भी, तो ये कलेक्शन गुड प्लेयर्स वाली सेट बनती। बट यहाँ पे गुड प्लेयर क्या है, वेग। वेग मीन्स दैट इज नॉट क्लियर और नॉट स्पेसिफिक। ये क्लियर इनडेफिनिट है, मतलब वेग मतलब दिस इज नॉट क्लियर, ये क्लियर ही नहीं है कि गुड प्लेयर क्या है, सो ये वेल डिफाइंड नहीं है। और हमारी जो डेफिनेशन है, हमारी डेफिनेशन क्या है, कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड भी होनी चाहिए। मतलब किसी भी चीज़ को सेट बनने के लिए 2 चीज़ें चाहिए, एक तो वो क्या होनी चाहिए, वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब ये अलग अलग प्लेयर तो हो गए, बट क्या ये वेल डिफाइंड है, नो, ये वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि गुड प्लेयर क्या होना चाहिए यहाँ पे नहीं दिया हुआ उसकी डेफिनेशन। मतलब दिस इज़ नॉट क्लियर कि गुड प्लेयर किसको कहते हैं इस सिचुएशन में, सो दिस इज़ नॉट मेकिंग अ सेट। नाउ लेट अस सी दिस एग्जाम्पल, विच ऑफ द फॉलोइंग is a collection of, which of the following collection is set? The collection of all girls in your class, is this a set? Yes, clearly this is a set, क्योंकि अगर हम एक ही क्लास की सारी गर्ल्स के नेम लिखेंगे, मैं लिखूंगा या कोई और भी लिखेगा, आपके आंसर्स क्या होंगे, सेम। डैट मीन्स यू आर गेटिंग द सेम लिस्ट ऑफ गर्ल्स एवरी टाइम, मीन्स कलेक्शन इज सेम, सो दिस इज कॉल्ड अ सेट। द कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट गर्ल्स इन योर क्लास, मतलब आपकी क्लास की सारी गर्ल्स आ गई, ए बी सी डी ई, सपोज ये 5 गर्ल्स हैं आपकी क्लास में, आपने इन 5 के नेम लिख दिए। अब इंटेलिजेंट गर्ल कौन है, ये गर्ल है जो फाइनल पेपर में अच्छे मार्क्स लाती है, ये है जो हर रोज़ अच्छे टेस्ट में मार्क्स लाती है, बट ये है टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाती है, फाइनल में नहीं लाती, ये यूटी में अच्छे मार्क्स लाती है, ये कभी भी नहीं लाती। तो कुछ बच्चे जब लिस्ट बनाएंगे इसको नहीं लिखेंगे, इन तीनों को लिखेंगे, कुछ इसको लिखेंगे, कुछ किसी को भी लिखेंगे, तो you are not going to get every time the same answer, means every person will write the different answer of this question. कोई कहेगा इंटेलिजेंट गर्ल वो है जो फाइनल में फुल मार्क्स ला रही है, कोई कहेगा इंटेलिजेंट गर्ल वो है जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज वो मार्क्स ला रही है, सारा साल वो नहीं पढ़ी, कोई कहेगा जिसको नॉलेज है वो इंटेलिजेंट है। डैट मीन्स यू आर गेटिंग डिफरेंट आंसर्स एवरी टाइम, सो दिस कलेक्शन इज़ नॉट अ सेट। सेम इज़ फॉर, और इन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, इंटेलिजेंट गर्ल वर्ड इज़ नॉट डिफाइंड। इंटेलिजेंट किसको बोलते हैं, अगर यहाँ पे इंटेलिजेंट गर्ल की डेफिनेशन ऐड कर दी जाती, मतलब बता दिया जाता है कि इंटेलिजेंट गर्ल किसको कहते हैं,
मीन्स इन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो आप इसको सेट कह सकते थे. सेम इज फॉर ब्यूटीफुल गर्ल. कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स, दिस इज नॉट सेट. कलेक्शन ऑफ टॉल गर्ल्स इज ऑल्सो नॉट सेट. कुछ बच्चे कहेंगे मैम ब्यूटीफुल गर्ल्स और टॉल गर्ल्स सेट बनेंगी. मैं कहती हूँ नहीं बनेगी. कुछ बच्चे कहेंगे कि मैम ब्यूटीफुल गर्ल्स, तो सब ब्यूटीफुल एक ही तरह की समझेंगे, तो सबके आंसर सेम आएंगे. तो हम इसको सेट क्यों नहीं कह सकते? ब्यूटीफुल गर्ल्स को इसलिए सेट नहीं कह सकते बिकॉज कोई ब्यूटीफुल गर्ल उसको बोलेगा जिसकी हाइट अच्छी है, दूसरा बच्चा उसको ब्यूटीफुल बोलेगा जिसका रंग गोरा है, कोई बच्चा उसको ब्यूटीफुल बोलेगा जिसके बाल लंबे हैं. मतलब हर बच्चे की नज़र में ब्यूटी की डेफिनेशन डिफरेंट है. मीन्स वेन एवर द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स आर नॉट वेल डिफाइंड, मतलब ब्यूटीफुल गर्ल की डेफिनेशन अगर डिफाइंड नहीं है, अगर हमें ये बता दिया जाए कि ब्यूटीफुल गर्ल कौन है, वो जिसके नेल इतने इंच लंबे हैं, जिसकी हाइट इतने फुट है और इतने इंच होनी चाहिए, जिसके बाल इतने ही लंबे हों, आंखें इतनी बड़ी हों, फेस गोरा है या इतना फेयर कॉम्प्लेक्शन हो. मीन्स अगर हमें ये कंडीशंस बता दी जाएं कि ये कंडीशंस अगर सेटिस्फाइड हैं तो ब्यूटीफुल गर्ल है, तो उस केस में हर बच्चा, हर पर्सन जब उस क्लास की गर्ल्स में से ब्यूटीफुल गर्ल को ढूंढेगा, दे विल गेट द सेम आंसर. तो दैट is then going to be well defined, and that is then in that case can be said the set forming a set, right? Same is for tall girls. कोई किसी को tall कब बोलेगा? जब उसकी हाइट 5 फीट है. कोई कहेगा 5'10" वाली लड़की tall होनी चाहिए, कोई 5'11", कोई 5'6" को, right? तो हर एक की definitions यहाँ different हो गई. तो in short we can say कि क्या, in short हम क्या कह सकते हैं, sets क्या होते हैं? Distinct अलग अलग तरह की ऑब्जेक्ट्स को जब आप इकट्ठा करते हो, इकट्ठा करने के बाद उनको जब आप एक सिंगल नेमिंग देते हो, वो जो सिंगल नेमिंग होनी चाहिए डैट शुड बी यूनिक एवरी टाइम. मैंने उन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को अगर एक नेमिंग दी और वो नेमिंग कोई और पर्सन उन ऑब्जेक्ट्स को वो नेमिंग देगा, उसकी नेमिंग और मेरी नेमिंग मैच करनी चाहिए, कोई डिफ्रेंशिएट नहीं होना चाहिए, राइट? देन दे आर फॉर्मिंग. Now the next is how to represent the sets. Sets को दो तरह से बता सकते हैं, एक है रोस्टर फॉर्म, राइट, और दूसरी है सेट बिल्डर फॉर्म. पहले हम रोस्टर फॉर्म को डिस्कस करेंगे. रोस्टर फॉर्म मतलब है इन दिस मेथड अ सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग एलिमेंट्स separated by comma within these brackets. This is a simple definition. मतलब what he wants to say कि हमने क्या करना है, ये वाली ब्रैकेट्स लगानी है, राइट? इन ब्रैकेट्स के अंदर हमें ये वाली ब्रैकेट्स लगानी है. इन ब्रैकेट्स के अंदर हम अपने एलिमेंट्स लिखेंगे. सपोज मैंने लिख दिया 1 2 3 4, मेरे पास ये 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है. सेपरेटेड बाय कॉमा मतलब एलिमेंट्स को इन ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है, कॉमा से उनको सेपरेट करना है. लिस्टिंग एलिमेंट्स मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे के सारे एलिमेंट्स लिख के दिखाने हैं. किसी भी सेट के सारे एलिमेंट्स को लिख कर दिखाना, एक एक सेट को लिख के दिखाना, एक एक एलिमेंट को लिख के दिखाना इज कॉल्ड द रोस्टर फॉर्म. जैसे हमारे पास क्वेश्चन है सेट ऑफ वाउल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट. इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जितने भी वॉवल्स हैं, या कोई इसको वाउल्स बोलता है, कोई वॉवल्स बोलता है, तो उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वॉवल्स में या वाउल्स में, उसको सेट की फॉर्म में लिखो. तो वाउल्स कौन से हमारे? ए ई आई ओ यू. हमने सारे वॉवल्स को कॉमा लगाकर लिख दिया. अभी क्या ये सेट है? सेट तो बना रहे हैं बट अभी ये सेट की फॉर्म में हमने लिखा नहीं है. ये सारे के सारे सेट तो बना रहे हैं क्योंकि हम सारे एलिमेंट्स को क्या बोलेंगे? दीज आर द इंग्लिश वाउल्स. बट ये सेट की फॉर्म में लिखा नहीं है. ये सेट की फॉर्म में कब लिखे जाएंगे? जब इन एलिमेंट्स को हम इनक्लोज कर देंगे बाय दीज ब्रैकेट्स. मतलब इन ब्रैकेट्स को जब हम कुछ एलिमेंट्स के आसपास लगा देते हैं तो वो वाले एलिमेंट्स का मतलब होता है कि दोज एलिमेंट्स आर मेकिंग सेट्स. अब ये क्या बन गया? क्योंकि हमने सारे के सारे एलिमेंट्स लिख दिए तो ये क्या बन जाएगा? वी हैव लिस्टेड एलिमेंट्स,
लिस्ट कर दिया, सब एलिमेंट्स को लिख कर दिखा दिया, तो वो क्या बन जाएगा, रोस्टर फॉर्म। किसी भी सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यू हैव टू टाइप्स, वन इज रोस्टर फॉर्म, अदर इज सेट बिल्डर फॉर्म। अब हम चलेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। एक और चीज़, अगर हमने ए ई आई ओ यू लिखा, राइट, आप ए ई आई ओ यू ना लिख के अगर आप लिख देते ए ओ आई ई यू, तब भी ये क्या बनते, वाउल्स ही रहते, तब भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवल्स ही रहते, तब भी ये सेट ही बनते। मतलब आप एलिमेंट्स सारे के सारे एलिमेंट्स को एक एक करके लिख दो, बट किस ऑर्डर में लिखना है फ़र्क नहीं पड़ता। द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट्स आर रिटर्न इन अ सेट मेक्स नो डिफरेंट। किस ऑर्डर में एलिमेंट लिख रहे हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड द रेपिटेशन ऑफ एलिमेंट्स हैज़ नो इफेक्ट। आप अब अगर रेपिटेशन करते हो, मान लो मैंने ए को 2 बार लिख दिया, 3 बार लिख दिया, बाकी एलिमेंट्स को भी लिख दिया, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। है तो इंग्लिश वॉल्स ही है ना, बट इंग्लिश वॉल्स तो 5 ही रहेंगे, 5 हैं 5 ही रहेंगे, ये तब भी एक रोस्टर फॉर्म बना रहा है। तो इसका मतलब जब भी हमने रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो रिपीटेड एलिमेंट्स नहीं लिखने, रिपीट करके एलिमेंट्स को नहीं लिखना, एक एलिमेंट को एक ही बार लिखना है। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रोस्टर, दिस इज रिप्रेजेंटेशन in roster form. Next is a set builder method, not set with builder form. Next is a set builder form. Some books are writing this method. आप मेथड भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बट सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, इस फॉर्म के अंदर क्या होता है कि आपने क्या किया, सारे के सारे एलिमेंट्स को नहीं लिखना, आपने क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में जब लिखना है एलिमेंट्स को, ब्रैकेट स्टार्ट करनी है लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पे एक एलिमेंट लिख देना है x, मतलब जो हमने ऊपर अभी सारे वाउल्स लिखे थे, राइट, सपोज हमने ए ई आई ओ यू, ये अभी ऊपर हमने लिया था, ये क्या था, सेट ऑफ ऑल वाउल्स। अभी हमने ये कौन सी फॉर्म थी, रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म को लिखा था ना। अभी इन्हीं एलिमेंट्स को अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, राइट, तो कैसे लिख सकते हैं, लिखना कैसे है, पहले ये ब्रैकेट्स, फिर x, फिर यहाँ पे 2 डॉट्स, इन 2 डॉट्स का मतलब है सच डैट, x सच डैट, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख देंगे, x का मतलब क्या है, यहाँ पे x का मतलब है x, ये सारे के सारे एलिमेंट्स को हमने एक सिंगल नेमिंग दे दी x, सारे के सारे एलिमेंट्स को सिंगल नेमिंग दे दी x, वो यहाँ लिख दिया सच डैट। अब यहाँ हम x की डेफिनेशन लिखेंगे कि एक्चुअल में x क्या है, तो यहाँ हम लिख देंगे x इज अ वाउल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट क्लोज्ड बाय दिस ब्रैकेट। डैट मीन्स हमने जब भी इसको क्या बोलेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म, मतलब हमने सारे के सारे एलिमेंट्स को एक नेमिंग दे दी, फिर सच डैट उस x को हमने एक्सप्लेन कर दिया कि वो क्या है। जैसे हम एक सिंपल सी एक और एग्जांपल लेते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा कि ये क्या कहना चाह रहा है। सपोज हमारे पास क्वेश्चन है सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, राइट, सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। अब इवन इंटीजर्स क्या होते हैं, इवन इंटीजर्स 2 4 6 8 12 सोन चलता जाएगा। तो इसको अगर हमने सेट की फॉर्म में लिखना है, मीन्स अगर आपने इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ये, बिकॉज डॉट डॉट डॉट, ये इनफाइनाइट तक जाएगा, राइट। बट अगर हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे इसको, x सच डैट, मतलब सबको हमने नेमिंग क्या दे दी, x। अब x क्या है, 2 का मल्टीपल 2n, मतलब n को 2 से मल्टीप्लाई किया x आ गया, n को 1 लिखा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 × 1 2, n को 2 पुट किया तो ये आ जाएगा 4, 3 पुट किया तो 6, मतलब यू आर गेटिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट
अगर हम x को इसकी फॉर्म में लिख देते हैं। अब n क्या है? नेचुरल नंबर। हमें यहाँ ये बताना पड़ेगा, सॉरी, n इज़ व्हाट? नेचुरल नंबर। यहाँ पे n क्या है? नेचुरल नंबर। अगर आप ये चीज़ नहीं बताओगे n नेचुरल नंबर है, तो कोई भी पर्सन यहाँ पे n को क्या यूज़ कर सकता है? कोई कहेगा मैं n को अगर 1.2 लिख दूँ तो हमारा आंसर तो 1 आ जाएगा। कोई कहता है मैं n को 1/4 लिख दूँ तो हमारा आंसर 1/2 आ जाएगा। वो तो इस लिस्ट में है ही नहीं। तो उस केस में हमारा मतलब ये वाली जो डेफिनेशन है, प्रेजेंटेशन है, रॉन्ग हो जाती है। मतलब जो भी एलिमेंट इस सेट के अंदर आप लिखोगे वो सारे के सारे क्या होने चाहिए? वेल डिफाइंड। हमने इन सारे वर्ड्स को इन सारे नंबर्स को एक नेमिंग दे दी x। अब जो x था, x को हमने डिफाइन कर दिया 2n। यहाँ पे एक और अननोन नंबर आ गया n, इसको भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा। ये n क्या है? नेचुरल नंबर। n ये वाला जो साइन होता है, ये साइन किस चीज़ का होता है? बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू मतलब n किसको बिलोंग कर रहा है? n को। कैपिटल N इज फॉर नेचुरल नंबर। दिस इज ऑटोमेटिकली डिफाइंड। दिस इज अ स्टैंडर्ड नोटेशन फॉर नेचुरल नंबर्स। तो इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। नाउ इन सारे एलिमेंट्स को हमने जब रोस्टर फॉर्म में लिखा तो वो क्या बन जाए? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा तो वो क्या बन जाएगा? x इज इक्वल टू 2n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। राइट, ये हमने क्या किया? दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म किसका आ गया? इवन इंटीजर्स। राइट, अब कोई कहता है कि मैं यहाँ पे नेचुरल नंबर नहीं लिखता, मैं यहाँ पे इंटीजर्स लिख देता हूँ, क्योंकि n अगर इंटीजर होता है, राइट, इंटीजर्स क्या होते हैं? होल नंबर, जैसे 1 2 3 4 5, तब भी तो आंसर सेम आएगा। मैं नेचुरल नहीं लिखना चाहता, मैं इंटीजर लिखना चाहता हूँ, तो लिख लो, क्या फ़र्क पड़ेगा? वी आर गेटिंग द सेम आंसर। अगर हम x इज इक्वल टू 2n, ये सारी चीज़ें सेम है, राइट, ये सारी चीज़ें हमारे पास सेम है। x इज इक्वल टू 2n, सिर्फ यहाँ पे z और n का फ़र्क है। अगर हम n लिखते हैं तब भी हमारे पास वही आंसर आ रहा है, अगर हम z लिखते हैं तब भी वही आंसर आ रहा है। तो यू कैन राइट एनीथिंग बिकॉज दोनों से यू आर गेटिंग द सेम आंसर। बट कई नोटेशंस में थोड़ा सा एक डिफरेंस यहाँ पे ये आ जाता है। अब इंटीजर्स जो हैं वो नेगेटिव भी होते हैं, राइट। अगर मैंने यहाँ पे z लिख दिया तो इंटीजर 1 भी होता है, -1 भी, 2 भी होता है, -2 भी, 3 भी होता है, -3 भी। तो उस केस में हमारे आंसर्स क्या आ जाएंगे? मतलब 1 -1 2, मतलब आपको क्या चाहिए? इवन इंटीजर्स चाहिए ना, राइट। तो आपके आंसर्स यहाँ पे क्या आ जाएंगे? अगर हमें इवन इंटीजर्स चाहिए तो हमारे आंसर्स क्या आ जाएंगे? 2 4 6। आपने नेगेटिव नंबर लिए, -2 -4 -6, मीन्स यू विल गेट आंसर्स इन नेगेटिव ऑल्सो। बट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है? ऑल इवन इंटीजर्स, तो आपको इवन इंटीजर्स ही देने हैं। पॉजिटिव वर्ड नहीं कहा गया तो आपको ये आंसर ही देना है, दिस वन। बट अगर आपको यहाँ पे कहा जाता पॉजिटिव इवन इंटीजर, तो आपको आंसर क्या देना था? n बिलोंग्स टू z, यहाँ पे प्लस